जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं बिहार एसएससी एग्ज़ाम 2023। यदि आप भी बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। डेली इस चैनल के माध्यम से शाम 5:30 बजे बिहार में जितने भी एग्ज़ाम कराए गए हैं उसका प्रीवियस ईयर दिया जाता है। तो जैसे आप लोगों को मालूम भी होगा कि जो बिहार में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं बार बार क्वेश्चन क्या होते हैं तो रिपीटेड होते हैं। तो ये जितना भी देख रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, ये सभी क्या है तो प्रीवियस ईयर है। तो चलिए अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, नगर कोझिकोड कहलाता था। ध्यान रखिएगा कि नगर कोझिकोड कहलाता था। तो क्या कहलाता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कालीकट। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो कालीकट है, कालीकट का नया नाम क्या है तो वो है नगर कोझिकोड। अब ध्यान रखिएगा कि पहले इसका नाम था कालीकट। यहीं पर सबसे पहले कौन पहुंचा था तो वास्को डी गामा। कब? तो 17 मई 1498 को। ध्यान रखिएगा 17 मई 1498 को पहुंचा था कौन तो वास्को डी गामा। कहाँ पे? तो कालीकट बंदरगाह में, जो कहाँ पे है तो केरल में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वहाँ के शासक किसने उनका स्वागत किया था तो राजा जमोरिन ने किया था। राजा जमोरिन के द्वारा किया गया था किसका स्वागत तो वास्को डी गामा का। इसके बाद है राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है। तो जो राष्ट्रीय गीत है वो कहाँ से लिया गया है तो वो आनंद मठ से लिया गया है। ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जो राष्ट्रीय गीत है इसे किस उपन्यास से लिया गया है तो आनंद मठ से लिया गया है। ध्यान रखिएगा इसे गाने में कितना समय लगता है तो 65 सेकेंड का समय लगता है। इसके रचयिता कौन है तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, इसे कब अपनाया गया था तो 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद है, निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा कि लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को क्या बोलते हैं तो विजय घाट कहते हैं। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चैत्रा भूमि। ठीक है, इसके बाद है इंदिरा गांधी को बोलते हैं चलिए यहाँ पर देखिए पहले शक्ति स्थल। ठीक है, इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को क्या बोलते हैं तो शक्ति स्थल बोलते हैं। और राजीव गांधी के समाधि स्थल को बोलते हैं वीर भूमि। ध्यान रखिएगा वीर भूमि। इसके बाद है, प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे। तो पहली बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के कब अध्यक्ष बने थे? वो बने थे 1929 ईस्वी में। कहाँ पे तो लाहौर में। ध्यान रखिएगा पूर्ण स्वराज की घोषणा कहाँ पे की गई थी तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ध्यान रखिएगा इनके द्वारा कुल कितने बार अध्यक्षता की गई है कांग्रेस पार्टी की तो 3 बार। इसके बाद है, झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखिएगा कि झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है तो लक्ष्मीबाई। ध्यान रखिएगा कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी इसका जो मूल नाम था वो था मणिकर्णिका। ध्यान रखिएगा मणिकर्णिका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखिएगा इनका जो मृत्यु हुआ था 17 जून 1858 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इनका जो जन्म कहाँ पे हुआ था तो वाराणसी में हुआ था। ठीक है, इसके बाद है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? ध्यान रखिएगा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा किसके द्वारा किया गया था तो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किसके विरुद्ध में किया गया था तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में। ध्यान रखिएगा कि जो असहयोग आंदोलन है ये किसके विरुद्ध में लाया गया था तो ये जालियांवाला हत्याकांड के विरुद्ध में लाया गया था। किसके द्वारा तो महात्मा गांधी के द्वारा। कब तो 1 अगस्त 1920 को। इसके बाद है, एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती हैं। तो समान दाब वाली रेखा को क्या बोलते हैं? समान दाब वाली रेखा को क्या बोला जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 7, आइसोबार। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि समान दाब वाले रेखाएं कहलाती हैं तो क्या कहलाती हैं तो आइसोबार कहलाती हैं। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि समान वर्षा वाले को क्या बोलते हैं तो आइसोहाइट बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा आइसोहाइट। इसके बाद है आपका यहाँ पे देखिए जो आइसोबात है ये समान गहराई को, ठीक है, समान गहराई को दर्शाने वाले रेखा को क्या बोलते हैं तो आइसोबात बोलते हैं। इसके बाद है, मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच की सीमा रेखा है। तो मैकमोहन जो रेखा है किसके बीच है तो भारत और
चाइना के बीच है, ठीक है, भारत और चाइना के बीच है। इसका जो निर्माण किया गया था 1914 ईस्वी में किया गया था, ध्यान रखिएगा। और जो डूरांड रेखा है वो किसके बीच है, तो वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि जो मैगी नट है ये जर्मनी और फ्रांस के बीच है। मैगी नट किसके बीच है, तो जर्मनी और फ्रांस के बीच है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा इस नदी के बीच स्थित है। तो जो सतपुड़ा पर्वत है वो कौन से दो नदियों के बीच स्थित है, तो ताप्ती और नर्मदा। इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा, ऑप्शन ए। ध्यान रखिएगा कि जो सतपुड़ा पर्वत है वो कितने पर्वत श्रेणियों के बीच है, तो वो है दो, ताप्ती और नर्मदा के बीच। इसके बाद है आपका क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा कि सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ी। इसके बाद है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है लगभग, तो जो माउंट एवरेस्ट है उसका ऊंचाई कितना है, तो 8,850 है। ध्यान रखिएगा। और इसे ये कहाँ पे है, तो नेपाल में है। और नेपाल में इसे क्या कहा जाता है, तो सागर माथा के नाम से जानते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा सागर माथा। विश्व के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है, जो कहाँ पे है, नेपाल में है, सागर माथा के नाम से जानते हैं। कितना है इसकी ऊंचाई, तो 8,850 मीटर है। इसके बाद है तलचर। जो तलचर है ये किसका खान है, तो कोयले की खान है। जो तलचर कोयले की खान है वो कहाँ पे स्थित है, तो उड़ीसा में है। ध्यान रखिएगा कि तलचर कोयले के खान कहाँ पे है, तो उड़ीसा में स्थित है। इसके बाद ध्यान रखिएगा जो रानीगंज है, आसनसोल है, ये सभी कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है एक, ध्यान रखिएगा चंदा। जो चंदा है ये भी कोयले की खान है, ये कहाँ पे है, चंदा, तो ये महाराष्ट्र में है। ध्यान रखिएगा कि जो चंदा कोयले का खान है वो कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि जैसे और है लखीम हो गया, ठीक है, लखीम कोयले की खान कहाँ पे है, तो असम में। इसके बाद है आपका क्वेश्चन, उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ दो सूर्योदय होता है। ध्यान रखिए, बहुत VVI क्वेश्चन है कि उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ दो सूर्योदय होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 12 का हो जाएगा, ऑप्शन डी, केपलर 16b। ध्यान रखिएगा क्या रखा गया था इसका नाम, तो केपलर 16b रखा गया था। ध्यान रखिएगा। और ये जो देख रहे हैं ग्रह केपलर 16b, ये किसके समान है, तो ये हैं शनि ग्रह के। ध्यान रखिएगा कि शनि ग्रह के ये समान है आकार में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो संथाल जनजाति है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो झारखंड में पाई जाती है, पश्चिम बंगाल पाई जाती है, उड़ीसा में पाई जाती हैं, लेकिन असम राज्य में नहीं पाई जाती हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर है आपका 14, भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ है। ध्यान रखिएगा कि जो भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है वो कहाँ पे है, तो वो है तमिलनाडु में। ध्यान रखिएगा कि भारत का सबसे विशालतम समुद्र कहाँ पे है, तो यह सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ पे है, तो वो है तमिलनाडु में, जिसका नाम है मेरीना बीच। मेरीना बीच। ध्यान रखिएगा कि भारत के सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है, तो मेरीना बीच है, जो कहाँ पे स्थित है, तो तमिलनाडु में। इसके बाद ध्यान रखिएगा जो भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो समुद्र की सीमा से लगे हुए हैं, तो 9 है। 5 जो है पश्चिमी तट पर और 4 पूर्वी तट पर। इसके बाद है झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है। तो झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है, तो वो है बिहार। ध्यान रखिएगा कौन सा राज्य है, तो बिहार राज्य है। अब ध्यान रखिएगा कि जो झारखंड है जो बिहार है, बिहार का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 94,163। ध्यान रखिएगा वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा कि जो बिहार है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 की, ठीक है, इतना है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि जो बिहार है, बिहार राज्य की स्थापना कब हुआ था, तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को। और ध्यान रखिएगा कि जो बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन यानी बंदरगाह कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा विशाखापट्टनम। ध्यान रखिएगा कि ये डॉल्फिन नोज
पहाड़ी के पीछे है। ध्यान रखिएगा कि सबसे अंदर, इन कहने का मतलब है कि सबसे गहरा जो बंदरगाह है वो कौन सा है, तो विशाखापट्टनम है सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है, जो डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे स्थित है, जो कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसके बाद है दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग का क्रमांक है। तो ध्यान रखिएगा दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग को क्या बोलते हैं, तो कौन सी है, तो वो है ऑप्शन बी 2 है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि जो NH1 है वो दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर, ध्यान रखिएगा कि भारत के सबसे जो लंबा राजमार्ग है वो कौन से हैं, तो NH44 है, जिसकी जो लंबाई है 3745 किलोमीटर है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि सबसे जो छोटा है वो कितना, वो कौन से है, तो 47A है। ठीक है, इसका जो लंबाई है वो मात्र 6 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा 6 किलोमीटर है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि बिहार का सबसे जो लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन से हैं, तो NH31। ध्यान रखिएगा NH31। इसके बाद है केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन से हैं, तो सर्वाधिक कहाँ पे केसर होता है, यानी मुख्य रूप से तो वो जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, तो वो है मनोज सिन्हा। ध्यान रखिएगा करेवा मिट्टी। ठीक है, करेवा मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो केसर की खेती के लिए। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि जम्मू कश्मीर के किस क्षेत्र में, तो किश्तवाड़ नामक क्षेत्र में। ठीक है, किश्तवाड़ नामक क्षेत्र में केसर की खेती की जाती है। और विश्व में कहाँ पे की जाती है, तो सर्वाधिक ईरान में। इसके बाद है कि रबी की फसल की कटाई का मौसम इसमें होता है। तो ध्यान रखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मार्च अप्रैल। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है जैसे मतलब गेहूँ हो गया, सरसों हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, मटर, आलू, ये सभी क्या है, तो ये रबी फसल के उदाहरण है। इसके बाद है बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र हैं वो कौन से हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, टिस्को हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा टिस्को की जो स्थापना हुई थी 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी में। इसके बाद आपका क्वेश्चन है नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र यहाँ स्थित है। तो जो नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र है वो कहाँ पे स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि जो कैगा है वो भी कहाँ है, तो ये कैगा जो है कर्नाटक में है। ठीक है, कल्पक्कम कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है। इसके बाद है काकरापरा गुजरात में, और कुंडनकुलम भी कहाँ पे है, कुंडनकुलम, तो कुंडनकुलम कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि कल्पक्कम और कुंडनकुलम तमिलनाडु राज्य में है, काकरापरा गुजरात में। इसके बाद कैगा जो है कर्नाटक में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद है किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, तो ध्यान रखिएगा कि किस कोयले में कार्बन की जो मात्रा होती है वो सबसे अधिक होती है, तो वो एंथ्रासाइट में होती है। ध्यान रखिएगा लगभग इसमें समझिए कि 95% से एबव होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, तो एंथ्रासाइट ये सबसे अच्छा कोयला होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है वो पीट कोयला होता है। ठीक है, पीट कोयला, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है। नदियों द्वारा जो मिट्टी का जमाव किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो एलुवियल बोलते हैं। ध्यान रखिएगा कि नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है, तो एलुवियल कहलाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि चीन की संसद कहलाती है। तो चीन की संसद को क्या कहा जाता है, तो वो कहलाता है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि चीन के संसद को क्या कहा जाता है, तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि जो कांग्रेस है ये कहाँ की है, तो ये है USA की। ठीक है, इसके बाद है डाइट जापान की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद ध्यान रखिएगा ईरान जो है उसका क्या है संसद का नाम, तो मजलिस है। ठीक है, मजलिस। इसके बाद है रूस के संसद को क्या बोलते हैं, स्पेन के संसद को क्या बोलते हैं, तो कोर्टिस बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे। तो ध्यान रखिएगा कि जो जवाहरलाल नेहरू थे कब तक ये प्रधानमंत्री बने हुए थे, तो वो 1964 ईस्वी तक बने हुए थे। ठीक है, और जो इनका मृत्यु हुआ था 1964 ईस्वी में ही हुआ था। तो ध्यान रखिएगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद दूसरे किसे बनाया गया था, तो 1964 से 66 किसका शासनकाल था,
यानी प्रधानमंत्री का, तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर इंदिरा गांधी बनती हैं। इसके बाद है कि भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या है। तो वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो 8 है, और राज्यों की संख्या कितनी है, तो 28 है। इसके बाद है भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो जो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो कौन थी, सुचित्रा कृपलानी, यूपी की, ठीक, ध्यान रखिएगा। और प्रथम राज्यपाल कौन थी, तो यूपी की ही थी, कौन, वो थी सरोजिनी नायडू, ध्यान रखिएगा, सरोजिनी नायडू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 सबका, इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया। किसके द्वारा किया गया है, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो रिकॉर्ड बनाया गया था किसके द्वारा, तो रामविलास पासवान के द्वारा बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, ये 9 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि 9 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं और 2 बार राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। और इनका मृत्यु कब हुआ था, तो 2020 ईस्वी में हुआ था रामविलास पासवान का, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है ये लोकसभा चुनाव हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से जीते थे, रिकॉर्ड बनाए थे, कौन, तो रामविलास पासवान। इसके बाद है किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, तो फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ध्यान रखिएगा कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। इसे सीमांत गांधी भी कहते हैं। और ध्यान रखिएगा कि भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। कब दिया गया था इन्हें, तो 1987 ईस्वी में दिया गया था भारत रत्न। इसके बाद है इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया। तो ध्यान रखिएगा कि किस वर्ष पहली बार व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था, तो 1961 ईस्वी में गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया तो 1961 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन थे, तो यूरी गागरिन थे, ठीक है, यूरी गागरिन, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, यूरी गागरिन थी। कब यूरी गागरिन कहाँ के थे, रूस के थे। कब गए थे, तो 1961 ईस्वी में गए थे। इसके बाद है ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है। तो जो ओमेगा 3 है ये किसका एक वर्ग है, तो वसीय अम्ल का एक वर्ग है। ध्यान रखिएगा, बहुत भी क्वेश्चन है कि ओमेगा 3 जो है किसका वर्ग है, तो वसीय अम्ल का है। इसके बाद है निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था। तो ये जो हो जाएगा इसका राइट, देखिए यहाँ पे डाल्टन हो जाएगा, रदरफोर्ड हो जाएगा, बोहर हो जाएगा, लेकिन क्यूरी ये गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद है आपका क्वेश्चन, इस तत्व का परमाणु भार, चलिए यहाँ पर देखते हैं, इस धातु की यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक हैं। ध्यान रखिए, यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा गया है कि इस धातु की यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है, शीशा और साबुन दोनों का घटक कौन से हैं, तो पोटेशियम है, ठीक है। ध्यान रखिए इसका जो परमाणु संख्या होता है कितना होता है, तो 19 होता है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका है, इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पे इस कहीं कहने का मतलब है वो कौन सा ऐसा परमाणु भार है, कौन सा ऐसा तत्व है जिसका उपयोग परमाणु भार मापने के लिए होता है, तो कार्बन। ध्यान रखिएगा कि इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है तो कार्बन का लिया जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है, तो वो होता है 6 होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि प्रोटियम है, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिच ब्लेड किसका अयस्क है। तो जो पिच ब्लेड है ये किसका अयस्क है, तो ये यूरेनियम का अयस्क है। ध्यान रखिएगा कि जो पिच ब्लेड है ये किसका है, तो और है कार्नेटाइट। ध्यान रखिएगा कि कार्नेटाइट और पिच ब्लेड किसका अयस्क है, तो यूरेनियम का अयस्क है। इसके बाद है मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व हैं। ध्यान रखिएगा कि मिश्र धातु एल्युमिनियम
ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व हैं, तो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, तांबा। ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तो तांबा हो जाएगा। इसके बाद है अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था। ध्यान रखिएगा, बहुत क्वेश्चन भी आई है कि अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था, तो कौन था? तो यूरिया था। ध्यान रखिएगा कि प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कौन था? तो ये था यूरिया। NH2CO, NH2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। ध्यान रखिएगा कि जो यूरिया का सूत्र होता है वो होता है क्या? तो NH2CO NH2 होता है। और ध्यान रखिएगा कि यूरिया का निर्माण किसने किया था? तो बोहलर ने किया था। बोहलर किसके द्वारा किया गया था? तो बोहलर के द्वारा किया गया था। इसके बाद है वोल्टेज अभिक्रिया इससे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है। ध्यान रखिएगा कि वोल्टेज अभिक्रिया इससे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होता है। तो जो वोल्टेज प्रतिक्रिया है यानी अभिक्रिया है, किसको प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, एल्केन। ध्यान रखिएगा कि वोल्टेज अभिक्रिया इससे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती हैं, तो एल्केन के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो एल्केन होता है इसका जो सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। इसके बाद देखिए जो एल्कीन होता है CnH2n होता है एल्कीन का, और जो एल्काइन होता है इसका जो सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। ठीक है, इसके बाद है कि सिरके का pH लगभग होता है। तो जो सिरका होता है इसका जो pH मान होता है वो लगभग में क्या होता है? तो 3 होता है। ध्यान रखिएगा कि जो सिरका होता है उसके pH मान लगभग में कितना होता है? तो 3 होता है। इसके बाद है कि ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या है। ध्यान रखिएगा ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या है, इसका कितना है? तो 2 है। ध्यान रखिएगा 2 है। इसके बाद है ध्यान रखिएगा ग्लिसरॉल का जो सूत्र होता है वो होता है C3H8O3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है। तो प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है? तो वो है ग्लूकोज। ध्यान रखिएगा, बहुत भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है ये कि प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद कौन सा है? तो ग्लूकोज है। कौन सा है? तो ग्लूकोज है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 होता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। इसके बाद है कि मशरूम है, तो मशरूम क्या है? तो ये कवक है। ध्यान रखिएगा कि मशरूम क्या है? तो एक कवक है। और जो ध्यान रखिएगा कि जो मशरूम होता है इसमें प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो कितना होते हैं? तो 94% होता है। ध्यान रखिएगा कि मशरूम में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो 94% पाया जाता है लगभग में। इसके बाद है प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जल हो जाएगा H2O। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद क्या है? तो वो है जल। ठीक है, इसके बाद है यह अंतःस्रावी ग्रंथि एक उदाहरण है। तो ये इसमें बताना है कि कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो ध्यान रखिएगा कि जो थायराइड ग्रंथि है ये कैसी ग्रंथि है? ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। ध्यान रखिएगा कि यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। तो ये कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि है। ठीक है, इससे थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। देखिए यहाँ पर जो देख रहे हैं मुख जो है ये बाह्य ग्रंथि है। अंडा यहाँ पर देखिए जो भी है मतलब कि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि। इससे थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। इसके बाद है आप ध्यान रखिएगा कि अंतःस्रावी विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो थॉमस एडिसन को कहते हैं। अंतःस्रावी विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो थॉमस एडिसन को कहा जाता है। इसके बाद है कौन सा अंग पित्त का श्रावण करता है? तो ध्यान रखिएगा कौन सा ऐसा अंग है जो पित्त का श्रावण करते हैं? तो यकृत। ठीक है, और पित्त जो होता है वो कहाँ पे जमा होता है? तो पित्ताशय में। ध्यान रखिएगा कि श्रावित कहाँ से होते हैं? तो यकृत से यानी लीवर से, और जमा कहाँ होते हैं? तो पित्ताशय में जमा होते हैं, जिसका pH मान कितना होता है? तो 7.7 होता है।
इसके बाद है कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई। तो कौन सी तकनीक संभव हुई? ये है डीएनए अंगुली मुद्रण। ध्यान रखिएगा कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई। तो कौन सा है? तो डीएनए अंगुली मुद्रण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा जो डीएनए फिंगरप्रिंट संस्थान है वो कहाँ पे है भारत में? तो हैदराबाद में। ठीक है, ध्यान रखिएगा हैदराबाद। ठीक है, जो डीएनए फिंगरप्रिंट संस्थान भारत में कहाँ पे है? तो हैदराबाद में है। इसके बाद है निम्न का कारण विषाणु है। निम्न का कारण विषाणु है। तो ध्यान रखिएगा कि जो निम्न का कारण विषाणु है, तो ठीक है, इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेबीज। जो रेबीज होता है वो किसके द्वारा होता है? तो ये विषाणु द्वारा होता है। अब ध्यान रखिएगा विश्व रेबीज दिवस कब मनाते हैं? तो 28 सितंबर को मनाते हैं। विश्व रेबीज दिवस कब मनाते हैं? तो 28 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? तो लुई पास्चर के द्वारा। ठीक है, रेबीज के टीके की खोज किसके द्वारा किया गया था? लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। और कब मनाते हैं? तो 28 सितंबर को। इसके बाद है क्वांटम सिद्धांत गति का अध्ययन कहलाता है। तो जो गति है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो कहलाते हैं काइनेमेटिक्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि गति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो काइनेमेटिक्स कहलाता है। ठीक है, इसके बाद है क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया? तो क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो प्लांक के द्वारा दिया गया था। इसके बाद है यह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है कहलाता है। ध्यान रखिएगा कि जो अत्यधिक तापक्रम को मापता है उसे क्या बोलते हैं? तो पायरोमीटर बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि अत्यधिक तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है आपका क्वेश्चन लक्ष्य इसकी इकाई है। तो जो लक्ष्य है वो किसकी इकाई है? तो प्रदीप्त की है। ठीक है, प्रदीप्त की इकाई को क्या बोलते हैं? लक्ष्य बोलते हैं। ठीक है, बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, ताप का केल्विन होता है। इसके बाद है यह एक अश्वशक्ति का समतुल्य है। तो एक अश्वशक्ति बराबर कितना वाट होता है? तो 746 वाट होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो चलिए दोस्तों, हम उम्मीद करेंगे कि वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ साथ में कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।